Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about muscles in detail. First of all, there is a comparison of muscle types. Basically, there are three types of muscles: skeletal, cardiac, and smooth. Skeletal muscles are attached to the bones. Cardiac muscles are present in the heart. Smooth muscles are present in the walls of internal organs and in skin. Mainly, जितने भी tubes हैं body की, digestive tube, blood vessels, reproductive tubes, एक्सक्रीटरी सिस्टम की ट्यूब्स, इन सारी जो पाइप्स हैं बॉडी के, उनके अंदर जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं. सो स्केलेटल मसल्स का फंक्शन है मूवमेंट ऑफ बोन, कार्डिक मसल्स का फंक्शन है बीटिंग ऑफ हार्ट, और स्मूथ मसल्स का फंक्शन है मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. पर्टिकुलरली जैसे पेरिस्टालसिस हो रही है फूड की, या हमारी ब्लड वेसल्स की वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन हो रही है वगैरह. ठीक है जी. कंट्रोल मोड जो स्केलेटल का है वॉलंटरी है, ब्रेन से मैसेज आएगा तो ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं. हम अपनी मर्जी से इनको मूव कर रहे हैं. कार्डिक मसल्स इनवॉलंटरी हैं और स्पॉन्टेनियस है, यानी अगर हार्ट को, जैसे फ्रॉग के हार्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि उसको रिमूव करके बॉडी से रिंगर सोल्यूशन में रखा जाता है तो वो वहाँ भी बीट करता रहता है, क्योंकि इसके अंदर इसका अपना पेस मेकर होता है जो कि जनरेट करता है एक पेस जिसके लिहाज से, नर्व इम्पल्स जिसके लिहाज से वो हार्ट बीट करता है. स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी हैं, लेकिन ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल आते हैं. स्केलेटल मसल्स की शेप कैसी है? लॉन्ग है, सिलेंडर है, और हर जो बहुत सारे सेल्स एक्चुअली मिल के जुड़े हुए होते हैं, एक लंबा स्ट्रक्चर बना देते हैं ओरिजिन से इंसर्शन तक. सो इट इज मैनी न्यूक्लिएटेड, और न्यूक्लियाई जो होते हैं इसके सेल से पेरिफेरी में होते हैं, क्योंकि सेंट्रल जो रीजन है वो मसल फाइबर से फिल्ड होते हैं. कार्डिक मसल के जो सेल्स होते हैं ये ब्रांचिंग सेल्स होते हैं, और इनके एंड के ऊपर इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं. जनरली हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है. और जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं, सेंटर में से ब्रॉड होते हैं, कॉर्नर में से नैरो होते हैं, और एक ही न्यूक्लियस होता है इसमें. ठीक है जी. मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है स्केलेटल मसल का, कि ये स्ट्राइटेड होते हैं. इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड एक स्पेसिफिक रीजन अरेंजमेंट के साथ होती है, क्योंकि इसमें प्रॉपर सार्कोमियर्स होते हैं. अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि सार्कोमियर्स क्या होते हैं और कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. कार्डिक मसल्स भी स्ट्राइटेड है, और स्मूथ मसल्स जो है वो नॉन स्ट्राइटेड है. इसीलिए इनका नाम स्मूथ रखा गया कि जब स्लाइड के अंडर ऑब्जर्व किया गया तो स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स में लाइंस या जेब्रा प्रिंट नजर आया, स्ट्राइशन, और इसमें कोई ऐसी स्ट्राइशन या जेब्रा प्रिंट नहीं नजर आया. सो इसलिए इसको कहते हैं स्मूथ, और ये विस्टरल ऑर्गन्स में होता है. अच्छा, इसमें एक बात और ये भी है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये फटीग हो जाते हैं, लेकिन कार्डिक मसल्स फटीग नहीं होते और स्मूथ मसल्स भी फटीग नहीं होते. सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मसल्स. ओके, सो नाउ वी कम टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स. और जनरली ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि हर मसल का एक या एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ ओरिजिन होते हैं, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंसर्शन होते हैं. मसल का जो मेन पार्ट होता है वो रेड कलर का होता है, जैसे हमारी बॉडी में. वैसे तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के वाइट मीट भी होते हैं, वाइट मसल्स होते हैं जैसे फिशेस के. अच्छा, मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, एक्चुअली जो हम मूवमेंट स्टडी करेंगे मसल्स की वो सारा फोकस हमारा स्केलेटल मसल्स के ऊपर है. हम कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स को डिटेल से नहीं स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ हमने कंपैरिजन में स्टडी किया हमने. अच्छा, तो ये जो मसल, मेन जो मसल स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द मसल. और ये जो वाइट कनेक्टिव टिश्यू है जिसने मसल को अटैच किया है बोन के साथ, इसको कहते हैं टेंडन. बोन्स के ऊपर व्हाइट कलर के कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को बोन से अटैच करते हैं वो लिगामेंट होते हैं, और मसल को जो बोन से अटैच करते हैं वो टेंडन्स होते हैं. तो ये टेंडन्स है कॉर्नर्स के ऊपर, ओरिजिन पे भी और इंसर्शन पे भी. अच्छा, अब अगर मसल को डिटेल से देखा जाए तो एवरी मसल इज मेड अप ऑफ मेनी बंडल्स, जिसको कहते हैं मसल बंडल. मसल बंडल में फर्दर बंडल्स होते हैं जिनको कहते हैं फेसिकल्स. फेसिकल्स के अंदर फर्दर जो है बहुत सारे मसल सेल्स होते हैं जो कि मसल फाइबर कहलाते हैं, और हर मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं. और मायोफाइब्रिल्स को अगर डिटेल से देखा जाए तो एक्चुअली जो सार्कोमियर है, जो यूनिट है स्केलेटल मसल का, वो सार्कोमियर है. एक जी लाइन से लेकर दूसरी जी लाइन तक वो मायोफाइब्रिल का हिस्सा होता है. लेकिन क्योंकि एक ही अरेंजमेंट से मायोफाइब्रिल्स बहुत सारे स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर यानी मसल सेल के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए सेल को ऊपर से भी देखें तो इसमें इस तरह की स्ट्राइशन नजर आती है.
अच्छा, ये ऑलमोस्ट वही डायग्राम है, जरा सी डिफरेंट एंगल से। ये एक मसल फाइबर सेल है जिसकी आउटर जो लेयर है इसको कहते हैं सार्कोलेमा। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलेमा। और ये जो ब्लू से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इसके न्यूक्लियाई हैं जो सरफेस के ऊपर है, क्योंकि मसल सेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है मायोफाइब्रल्स से। मायोफाइब्रल्स में बहुत सारे सार्कोमियर्स हैं और हर सार्कोमियर जो है इसमें डार्क बैंड होता है और लाइट बैंड होता है। डार्क बैंड जो है वो थिक फिलामेंट से बना होता है और लाइट बैंड थिन फिलामेंट से बेनली बना हुआ होता है। अच्छा, लाइट बैंड जो है वो आई बैंड कहलाता है, डार्क बैंड जो है वो ए बैंड कहलाता है। आई बैंड के सेंटर में एक लाइन होती है जो कहलाती है जी लाइन। हर आई बैंड के सेंटर में जी लाइन, ये देखिए ये जी लाइन। एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक जो रीजन है वो कहलाता है सार्कोमियर। सार्कोमियर में ए बैंड और आई बैंड है। इसके अलावा एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक एक सार्कोमियर है। जो ए बैंड है यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क जो बैंड है, ये लाइट को पोलराइज करता है इसलिए डार्क नजर आता है। इसके सेंटर में भी एक लाइन है जो कहलाती है एम लाइन, और इसके सेंटर की तरफ एक रीजन होता है, जोन होता है जो जरा लाइटर होता है, उसको कहते हैं एच जोन। सो thick filaments and thin filaments are overlapped in a certain way to make sarcomeres. ये sarcomere हम अभी बार बार बहुत दफा डिस्कस करेंगे। ये कॉर डायग्राम में हमें यही स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि बाहर जो मेम्ब्रेन है वो सार्कोलेमा। अच्छा, सेल जो है वो फिल्ड है मायोफाइब्रल से, और इसके अलावा जो मेन इसमें ऑर्गेनल्स हैं वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा mitochondria. Mitochondria provide the energy for the contraction of muscles. Sarcoplasmic reticulum are the storehouse of calcium which is required for the contraction of muscles. और जो सार्कोलेमा है, क्यों इसको खास नाम दिया गया? सार्कोलेमा भी खास तरह की मेम्ब्रेन है जो सीधी नहीं है, बल्कि उसमें बीच में डिप्रेशंस आते हैं हर थोड़ी देर के बाद। ये खड्डे खड्डे नजर आ रहे हैं ना, ये खड्डे अंदर तक जाते हैं। किस पॉइंट पे जा रहे हैं? अगर आप नोट करें, जी लाइन पे जा रहे हैं। जी लाइन के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दीज आर कॉल्ड टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लें कि सार्कोलेमा का कनेक्शन अंदर तक है, ताकि जो नर्व का मैसेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स को मिल रहा है सार्कोलेमा को, वो अंदर जाए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक टी ट्यूब्यूल के जरिए। ये जो लाइट से ब्लू कलर की ट्यूब्यूल नजर आ रही, ये टी ट्यूब्यूल, और इसके मैसेज के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करे। कैल्शियम रिलीज होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होगा। अब फिर हम सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक जी लाइन से लेकर दूसरी जी लाइन तक एक सार्कोमियर है। हर सार्कोमियर में एक डार्क रीजन है जो कि ए बैंड कहलाता है, और लाइट रीजन है। दो सार्कोमियर्स जो साथ साथ है नेबरिंग, इन दोनों के लाइट बैंड करीब करीब होते हैं, क्योंकि देखें हर सार्कोमियर में डार्क बैंड सेंटर की तरफ है, लाइट बैंड पेरिफेरी की तरफ है। तो दो जो साथ वाले हैं इनके आई बैंड एक रीजन होता है लाइट रीजन। लाइट रीजन यानी आई बैंड आधा एक सार्कोमियर का हिस्सा होता है, आधा दूसरे सार्कोमियर का हिस्सा होता है। और आई बैंड के सेंटर में जी लाइन होती है, ए बैंड के सेंटर में एम लाइन होती है। एम लाइन के गिर्द एक जरा सा लाइटर रीजन होता है जो कहलाता है एच जोन। अच्छा, डार्क बैंड जो है वो किस फाइबर की वजह से? थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट पहले वर्ड यूज किया था, अब हम एक्चुअल नाम की तरफ आ रहे हैं, मायोसिन। जो थिक फिलामेंट है उसका नाम है मायोसिन, और मायोसिन जो है इस तरह इसके हेड्स निकले हुए होते हैं रैकेट्स की तरह, जो कि अटैच हो सकते हैं थिन फिलामेंट्स के साथ। थिन फिलामेंट्स क्या हैं? दे आर एक्टिन फिलामेंट्स, और ये मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ हेड्स ऑफ दीज मायोसिन फिलामेंट्स। अच्छा, अब इसी चीज को देखें। रिलैक्स स्टेट में सार्कोमियर की लेंथ ज्यादा होती है, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ये जो मायोसिन हेड्स है ये एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच होके इनको पुल करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। ये रीजन एच जोन है, ये रीजन ए बैंड है, ये रीजन आई बैंड है। When the muscles are relaxed, the distance between
2 Z lines is maximum. But when the muscles contract, then due to the sliding filament model theory, the actin filaments slide past thick filaments, that is myosin filaments, and the Z lines come near each other. कुछ डायग्राम्स में जी डिस्क लिखा होता है, जी डिस्क लिखा हो चाहे जी लाइन लिखा हो. दो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे साथ नजर आ रही हैं इस डायग्राम में. कॉन्ट्रैक्शन की एटीपी मौजूद हो और कैल्शियम मौजूद हो. जब ये दोनों चीजें मौजूद होंगी तो ये जो मायोसिन हेड्स हैं ये रैकेट्स की तरह बेंड करेंगे, अटैच होंगे एक्टिन के साथ और इनको पुश करेंगे, रादर पुल करेंगे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर. एम लाइन के करीब इनको लेकर आएंगे. एम लाइन के करीब इनको लेकर आएंगे. ठीक है जी. सो रिलैक्स स्टेट में और कंट्रैक्टेड स्टेट में क्या डिफरेंस है? एज जोन यहाँ आपको नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस हुई एज जोन. एज जोन रिड्यूस हो गया, आई बैंड रिड्यूस हो गया, ए बैंड नहीं चेंज हुआ. ए बैंड जो है एक दूसरे के करीब आ जाएंगे लेकिन ए बैंड चेंज नहीं होंगे. जी लाइन्स एक दूसरे के करीब आ गई. ठीक है जी. ये 2D रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम की जो भी हमने देखी. इसी चीज को 3D इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि हर मायोसिन के अराउंड अबाउट 6 एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो इस तरह अटैच होते हैं और जी लाइन एक्चुअली बाकी लाइन नहीं होती, डिस्क के फॉर्म में होती है. और आप डिफरेंट एनिमेशंस या डायग्राम्स में देखें तो आपको ये चीज इस तरह की भी नजर आएगी. एक्चुअली कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. रिलैक्स स्टेट में इस तरह. अच्छा, जहां तक मायोसिन है वो ए बैंड है और जहां सिर्फ एक्टिन है मायोसिन नहीं है वो आई बैंड है. स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन जो है ये हम डिटेल से देखेंगे. लुक हियर. एक्टिन के ये मॉलिक्यूल्स है जो कि ट्विस्टेड हैं बीड्स के फॉर्म में और इनके ऊपर मायोसिन क्रॉस ब्रिज बाइंडिंग साइट है. लेकिन ये मायोसिन क्रॉस ब्रिज बाइंडिंग साइट जो कवर्ड है अनदर रोप लाइक प्रोटीन से जिसको कहते हैं ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन को इस जगह कवर रखने में रोल किसका है? एक तीसरी प्रोटीन का, ट्रोपोनिन. सो एक्टिन अकेला नहीं है. एक्टिन एक्चुअली 3 प्रोटीन है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. इस लिहाज से मायोसिन बहुत सारे मायोसिन है और उसके साथ और कोई प्रोटीन नहीं है. हर मायोसिन के हेड के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है. जब ट्रोपोमायोसिन हटेगा तो एक्टिन बाइंडिंग साइट अटैच हो जाएगी विद द मायोसिन क्रॉस ब्रिज बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन मॉलिक्यूल. अच्छा, आप ट्रोपोनिन को भी देखें. हर ट्रोपोनिन के 3 हिस्से. एक हिस्सा एक्टिन के साथ अटैच करके रहता है, एक ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच करके रहता है और एक कैल्शियम के साथ अटैच करने की सलाहियत रखता है. TNC, TNT और TNA की जगह TNI नाम है. ठीक है जी. जब बाइंडिंग साइट्स कवर्ड हो ट्रोपोमायोसिन से, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रोपोनिन के साथ अभी कैल्शियम अटैच नहीं हुआ. जब इर्द गिर्द कैल्शियम अवेलेबल होगा सार्कोप्लाज्म में यानी साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल में, तो कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ आके अटैच हो जाएगा. जब ये ट्रोपोनिन के साथ अटैच होगा तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को हिला देगा, हटा देगा. किस जगह से? बाइंडिंग साइट्स. बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन हेड्स आर एक्सपोज्ड एंड नाउ मायोसिन हेड्स कैन बाइंड विद द एक्टिन प्रोटीन टू स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है जी. अब इससे मिलती जुलती डायग्राम आपकी बुक में है. पहला स्टेप क्या है कि मायोसिन का क्रॉस ब्रिज अटैच हो सकता है जब एक्टिन बाइंडिंग साइट्स और मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल हो, यानी कैल्शियम मौजूद होगा और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटा हुआ होगा क्योंकि ट्रोपोनिन ने उसको हटा दिया है तो मायोसिन हेड बाइंड कर जाएगा. ये जो इस तरह की मूवमेंट स्ट्रक्चर है मायोसिन का, ये हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है. इस वक्त इसको एनर्जी मिली हुई है. एनर्जी कहाँ से मिली है? ATP से. सो फर्स्ट स्टेप में जब कैल्शियम अवेलेबल हो तो मायोसिन हेड बाइंड कर जाते हैं एक्टिन के साथ. सेकेंड स्टेप पे क्या होता है? पावर स्ट्रोक. पावर स्ट्रोक टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर होता है और पुश करता है एक्टिन को टूवर्ड्स द सेंटर. ये भी पिछली डायग्राम्स में हमने यही बात डिस्कस की कि मायोसिन पुश करता है या पुल करता है एक्टिन को टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर. ये देखिए, मायोसिन हेड अटैच विद द एक्टिन एंड पुश देम टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर और
ये वाले इधर से पुश करेंगे, ये वाले इधर से पुश करेंगे, इसलिए जी लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, क्योंकि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन से मायोसिन हेड्स एक्टिन फिलामेंट्स को पुश करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। अच्छा, अब जब पावर स्ट्रोक हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग टुवर्ड्स द सेंटर होगी, इस साइड की इधर वालों की तरफ, अगर दूसरी साइड पे जाके देखें तो इस तरफ। अच्छा, अब इस वक्त जो है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो पहले मायोसिन हेड के साथ अटैच थे वो डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, एंड नाउ फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल इसको एक नेक्स्ट एटीपी की जरूरत है। एक दफा तो मायोसिन हेड ने बेंड कर दिया, लेकिन ये जो रिलैक्स स्टेट और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है ये एक दफा में नहीं आ जाती, कई दफा मायोसिन हेड्स पुश करते हैं एक्टिन को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। तो एक दफा जब कर लेते हैं पुश तो फिर इसको नया एटीपी चाहिए। ये नया एटीपी जब आएगा तो ये अटैच होगा मायोसिन हेड के साथ। जब ये अटैच होगा तो फिर मायोसिन हेड सेपरेट हो जाता है उस वक्त एक्टिन से टेम्परेरीली। अब ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है या शेप है ये लो एनर्जी है। ये देखिए, ये वाली जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन या शेप है ये हाई एनर्जी है और ये लो एनर्जी है। अच्छा, अब जब एटीपी इसके साथ अटैच हो गया, इसकी वजह से ये एक्टिन से अलग हो गया, तो एटीपी स्प्लिट कर जाएगा इस स्टेप पे एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। नाउ मायोसिन हेड कैन बाइंड विद द एक्टिन आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी जब टूट गया, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो गए, दो पीसेस में हो गए। अभी भी वो इसके साथ जुड़े हुए हैं मायोसिन हेड के साथ, लेकिन अब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होने के बावजूद मायोसिन हेड एक्टिन के साथ अटैच हो सकेगा और तब तक ये काम करता रहेगा जब तक कि कैल्शियम और एटीपी अवेलेबल हो। कैल्शियम और एटीपी कहाँ से आएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया से। और कैल्शियम कहाँ से आएगा? सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से। देखें, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे न्यूरॉन्स मसल्स के साथ अटैच होते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जब नर्व इंपल्स पहुंचता है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइलकोलिन पर्टिकुलरली ओपन अप्स द ion channels in the membrane of the muscle cell sarcolemma में, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होती है। डिपोलराइजेशन सरफेस पे भी होती है और डीप इनसाइड भी होती है। डीप इनसाइड किसके जरिए होती है? टी ट्यूब्यूल्स के जरिए। टी ट्यूब्यूल्स अंदर तक आते हैं और इनकी डिपोलराइजेशन की वजह से सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जो कि कैल्शियम स्टोर कर रहे होते हैं उनके गेट्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम रिलीज होता है। कैल्शियम रिलीज होता है तो यहाँ पे ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है। ट्रोपोनिन के साथ जब कैल्शियम अटैच हो तो ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाता है और मायोसिन हेड बाइंड कर सकते हैं विद द बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन मॉलिक्यूल। देन देयर इज द डिस्कशन ऑफ एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल्स। आपने मैट्रिक में भी डिटेल से पढ़ी थी, एक दफा उस पॉइंट को भी रिवाइज कर लें कि बेसिकली सारी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसलिए हर जॉइंट पे मूवमेंट के लिए टू ग्रुप्स ऑफ मसल्स की जरूरत होती है। एक वो जो उस जॉइंट को स्ट्रेट करें, वो कहलाते हैं एक्सटेंसर मसल्स, और एक वो जो उस जॉइंट को बेंड करें, वो कहलाते हैं फ्लेक्सर मसल्स। एक्सटेंशन इज द स्ट्रेटनिंग ऑफ द जॉइंट एंड फ्लेक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द जॉइंट। मैट्रिक में आपने एग्जांपल पढ़ी थी एल्बो जॉइंट की, अब आपकी एग्जांपल है नी जॉइंट की। नी जॉइंट पे जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो एक ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो कहलाते हैं हैमस्ट्रिंग्स। लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी है ये। अच्छा, इसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं। सबसे मेन जो इसका होता है बाइसेप्स फेमोरिस, और इसके टू ओरिजिन्स हैं और टू इंसर्शंस हैं। द टू ओरिजिन्स एक पेल्विक गर्डल के ऊपर है, एक फीमर के ऊपर है, और टू इंसर्शंस जो एक टिबिया के ऊपर है और एक फिबुला के ऊपर है। ठीक है जी। हैमस्ट्रिंग मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नी जॉइंट बेंड करेगा, बेंडिंग और या फ्लेक्शन होगी बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सर मसल। एक्सटेंसर मसल जो नी जॉइंट का है उसका नाम है क्वाड्रिसेप्स। ये भी काफी सारे मसल्स हैं जो कि मिल के स्ट्रेटनिंग ऑफ दिस जॉइंट कर रहे हैं। इसके टू ओरिजिन्स हैं और वन इंसर्शन है। टू ओरिजिन्स में से एक पेल्विक गर्डल की इलियम पे है और एक फीमर पे है, और फिर जो ये नीचे की तरफ आ रहा होता है क्वाड्रिसेप मसल्स, तो ये यहाँ पे आके इसका टेंडन पटेला के टेंडन के साथ ज्वाइन करता है। इट कम्स अराउंड एट पटेला और फिर इंसर्ट करता है टिबिया के साथ। ये देखें, ये वाली जो बोन है ये फीमर है और ये टिबिया और फिबुला है। तो
क्वाड्रिसेप का एक ही इंसर्शन है जो कि टिबिया के साथ है और इसकी मदद से नी जॉइंट स्ट्रेट होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.